हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुनेट क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन पेपर। उसमें मैं आपको पढ़ा रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बेटा, हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है लेवी ऑफ इनकम टैक्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो इनकम टैक्स होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट के पास पावर है तो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और लॉ बनाने के बाद आपसे इनकम टैक्स चार्ज करा। तो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चा। फर्स्ट पे जाते हैं। इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेवीड ऑन द टोटल इनकम। क्या बोला बच्चा इसने? लेवीड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। यानी मैंने 3 ब्लॉक बनाए। कौन कौन से ब्लॉक थे बेटे? ब्लॉक पढ़ते हैं। पहला टोटल इनकम पे लगेगा, दूसरा प्रीवियस ईयर पे लगेगा, और थर्ड क्या बोला मैंने? पर्सन पे लगेगा। तो पहले हम देखते हैं पर्सन का मतलब क्या हुआ। पर्सन का मतलब होता है बेटे, या तो वो इंडिविजुअल होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर फर्म, या होगी वो कंपनी। तो पर्सन का मतलब सबके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आप इंडिविजुअल हो, आप पे टैक्स लगेगा, आप फर्म हो, आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आप कंपनी हो, आपके ऊपर टैक्स लगेगा। यानी पर्सन का मतलब टैक्सेबिलिटी किस पे निकालना है? वो टैक्सेबिलिटी निकालना है पर्सन पे। तो आप ये नहीं कह सकते मैं फर्म हूँ, मेरा तो लीगल स्टेचू है, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एवरी पर्सन। सेकेंड पर्सन लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे टोटल इनकम। इनकम का मतलब क्या? तो इनकम में बेसिकली आपके आते हैं बच्चा 5 हेड। वो कौन कौन से हेड होते हैं पहले हम जाके एक बार देखते हैं। चलिए, चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। अब इनकम क्या होती है आपकी? इनकम 5 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली इनकम होती है दैट इज माय सैलरी इनकम। कौन सी इनकम होती है हमारी? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इस इनकम में आपकी सैलरी इनकम आएगी, इस इनकम में आपकी पेंशन इनकम आएगी। दिस इज द फर्स्ट हेड, ओके। सेकेंड वन इज रेंटल इनकम। व्हाट इज माय रेंटल इनकम? इट्स अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप कोई रेंटल इनकम लेते हैं तो आपको इस हेड में अपनी इनकम टैक्सेबल करानी होगी, ओके। द थर्ड वन इज, यानी आपका हुआ बच्चा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई शॉप चला रहा है, तो वो क्या होगा बच्चा? वो आपके लिए है बिजनेस। प्रोफेशन मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया प्रोफेशन। तो थर्ड वन इज बिजनेस या प्रोफेशन। फोर्थ बट नॉट द लीस्ट दैट इज कैपिटल गेन। अगर अपना कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई शॉप आप क्या करते हैं? सेल करते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको आप बोलेंगे कैपिटल गेन, और जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी बच्चा आपके कैपिटल गेन के हेड में। इसके अलावा जितनी भी इनकम होंगी आपकी, चाहे वो कौन कौन सी बच गई बेटा आपकी, चाहे वो आपकी हो इंटरेस्ट रिसीव्ड, या आपकी हो वो डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी इनकम कहाँ पे आएगी? अदर सोर्सेज में। तो हमने क्या पढ़ा था कि टैक्स किसके ऊपर लगता है? पर्सन के ऊपर। पर्सन कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। इनकम कितने टाइप की होती है? ये 5 टाइप की होती है, ओके। अब उसी शीट पे आते हैं। उसमें फिर एक वर्ड लिखा था। क्या पढ़ा था आपने बच्चे? आपने पढ़ा था प्रीवियस ईयर। क्या पढ़ा था आपने? प्रीवियस ईयर। अब क्या होता है प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया वो ईयर जिसमें आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, ओके। जैसे अभी जो ये ईयर चल रहा है, अब चल रहा है जुलाई 23। तो जुलाई 23 के लिए मेरा प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा 1/4/2023 टू 31 मार्च 2024। जिस इनकम को टैक्सेबल कर रहे हैं, टैक्सेबिलिटी आ रही है, वो किस में आती है? प्रीवियस ईयर में। ये मैं डेफिनेशन के सेक्शन में एक बार आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर? तो मुझसे कोई पूछे व्हाट इज माय प्रीवियस ईयर, तो इस प्रीवियस ईयर हुआ मेरा 2023 टू 24, दैट इज माय प्रीवियस ईयर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि प्रीवियस ईयर वो ईयर नहीं है आपका कि आप जहाँ टैक्सेबल कर रहे हैं उससे पहले का। अकाउंट्स में प्रीवियस ईयर को बोलते हैं पहले वाला साल।
यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आपकी इनकम टैक्सेबल हुई वो है आपका प्रीवियस ईयर। इससे आगे के ईयर को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं? एक साल आगे 2024-25। फिर से देखते हैं। तो इनकम टैक्स इज अ टैक्स। कौन सा टैक्स है? टोटल इनकम, हम पढ़ के आ चुके हैं, ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस इनकम में आपने कमाया, जिस ईयर में आपने कमाया, ऑफ एवरी पर्सन। क्लियर है बेटा? अब हम देखेंगे टोटल टैक्स एंड पेबल कैसे करते हैं इसको। चलिए जी, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो इनकम टैक्स इज लेवीड ऑन द एसएससीज टोटल इनकम। किस पे लगेगा जी? ये लगेगा आपकी टोटल इनकम पे। सच टोटल इनकम हैज टू बी कॉम्प्यूटेड एज पर द प्रोविजन कंटेन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है जी, लेट अस स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझते हैं कैसे आप टैक्सेस लगाते हैं, कैसे इसकी आप कैलकुलेशन करते हैं। ओके, चलिए जी, फर्स्ट पार्ट, सबसे पहला पार्ट, अगर आपको कोई भी इनकम टैक्सेबल करने के लिए बोले तो सबसे पहले क्या देखना होता है आपको? सबसे पहले देखना होता है बच्चों आपको रेजिडेंशियल स्टेटस, कि वो रेजिडेंट कौन सा रेजिडेंट। दो तरीके के हमारे यहाँ पे स्टेटस होते हैं, फर्स्ट इज रेजिडेंट, सेकंड इज नॉन रेजिडेंट। चैप्टर नंबर 2 में इसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। रेजिडेंट का मतलब होता है जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो। गेटिंग माय पॉइंट? पिछले साल, जिस साल की आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस साल 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो, फर्स्ट केस। सेकंड कंडीशन, पिछले सालों में, पिछले 4 सालों में, जो प्रीवियस ईयर था उसके प्रीसीडिंग 4 सालों में कम से कम यहाँ पे रहा हो बच्चा, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड वन इज कम से कम रहा हो 365 डेज प्लस, ये कितने साल में बच्चों? 4 साल में। और लास्ट प्रीसीडिंग ईयर में रहा हो बच्चों 60 डेज। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन आपकी पूरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेजिडेंट। इसके अलावा सबको बोला जाता है नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट के 2 पार्ट होते हैं, रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके बारे में हम चैप्टर 2 में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल पढ़ते हैं। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन हैज टू बी डिटरमिन्ड टू एसर्टेन which income is to be included in computing the total income. The residential status as per the income tax is classified. चलिए जी, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। तो कितने पार्ट में डिवाइड करा बच्चों आपने? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दिखा बच्चों? सेकंड, ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, इनका मतलब क्या होता है। मेरे लिए सिर्फ एक ही मतलब है, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 1 इज माई रेजिडेंट एंड सेकंड वन इज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट का मतलब हुआ जैसे हमारे लिए विराट कोहली। विराट कोहली अगर यहाँ पे रहता है, अगर वो यहाँ पे आईपीएल खेलता है, यहीं पे टैक्स देगा। लेकिन अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है और कोई इनकम कमा रहा है, उसको वहाँ का जो टैक्स होगा वो भी देना है। यानी रेजिडेंट का मतलब हुआ कहीं भी बंदा इतनी इनकम कमाए, चाहे इंडिया कमाए, चाहे पाकिस्तान कमाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया कमाए, चाहे किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से कमाए, उसको टैक्स इंडिया में देना है। दिस इज कॉल्ड रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट क्या हुआ जी? नॉन रेजिडेंट में मान के चलिए आप AB डिविलियर्स, नाम सुना है ना बच्चा क्रिकेट में? तो अगर AB डिविलियर्स यहाँ पे आके कोई सर्विस देता है, कोई IPL खेलता है, यहाँ पे कमाया तो यहीं पे टैक्स देगा। लेकिन अगर उसने अपने साउथ अफ्रीका में जाके कोई इनकम कमाई तो उससे टैक्स मत ले लेना। क्यों? वो है नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहले अगर आपको टैक्स की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है बच्चों, तो देखिए वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट है, सारी इनकम टैक्सेबल कहाँ पे होगी? इंडिया में। नॉन रेजिडेंट है, जो इनकम इंडिया में कमाई है सिर्फ उस पर टैक्स लगेंगे। बहुत सारी बातें करेंगे इसकी चैप्टर नंबर 2 में। एक जो आपका कॉन्सेप्ट था बेटा, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी, देखिए नॉन रेजिडेंट। अगर आप ढंग से चेक करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? द नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होगा? केवल और केवल इनकम आउटसाइड इंडिया आप उसकी टैक्सेबल नहीं करेंगे। चलिए बच्चों अगले टॉपिक पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट मैंने लिख भी दिया। ये हम किस पे डिस्कस करेंगे? ये हम डिस्कस करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, चलिए जी अगली बात करते हैं। आपको पता लग गया कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। अब सेकंड एक्शन क्या करेंगे आप?
सेकेंड एक्शन करेंगे, उससे पूछेंगे भाई आपकी इनकम किस किस सेक्शन में है। ये हम ऑलरेडी अभी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, कितने इनकम सेक्शन होते हैं बच्चों? 5। पहला सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम किससे? बिजनेस से या प्रोफेशन से, फोर्थ वन इज कैपिटल गेन, एंड लास्ट क्या होता है? जो बचा कुचा हो गया वो पहुंचेगा आपका किस में? अदर सोर्सेज में। तो आप पूछेंगे, जैसे आपसे कोई कहता है कि मैंने इस हेड में अगर मैं गया, ठीक है बच्चों, तो अगर मैं किस में गया? अगर मैं इस हेड में गया सैलरी वाले हेड में, तो इसमें मैंने कमाया लेस से 1 लाख, इसमें मैंने कुछ नहीं कमाया, इसमें कुछ नहीं कमाया, और इस वाले कैपिटल गेन में मैंने कमाया 20,000। तो अलग अलग इनकम आपने निकाल ली, 1 लाख और 20,000। कितनी इनकम कमाई उसने? 1,20,000। यही है मेरा स्टेप नंबर 3। चलिए जी बताइए फटाफट, क्या ये आप सॉल्व करेंगे? स्टेप नंबर 3 पे पहुंचे हम। कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। हमारे वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो क्या हुआ था बच्चों? हमारे वाले केस में, अगर पहले वाले में दिखाऊंगा आपको मैं, तो आपने कैसे करा था? आपने 1 लाख रुपए की इनकम कहाँ दी थी? सैलरी में, और 20,000 कहाँ था? कैपिटल गेन में, तो 1,20,000। तो सबसे पहले इनकम इज टू बी कॉम्प्यूटेड एज पर द प्रोविजन गवर्निंग द अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम। हर इनकम की जाके इनकम प्लस कर दो। अब दो चीजों में हमेशा दिक्कत होती है, व्हाट इज एग्जेम्पशन एंड व्हाट इज डिडक्शन। एग्जेम्पशन क्या होते हैं और डिडक्शन क्या होता है? एग्जेम्पशन का मतलब होता है बेटा दो तरीके से, या तो वो इनकम में टैक्सेबल ही नहीं होगा, होली एग्जेम्प्ट, कंप्लीट एग्जेम्प्ट, कुछ भी नहीं देना आपको। जैसे आपकी होती है बच्चा एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे होली एग्जेम्प्ट। कौन सी इनकम होती है बेटा? दिस इज माई एग्रीकल्चर इनकम, कोई टैक्स नहीं देना। अगली एग्जेम्पशन जो मैंने लिखी है बच्चों वो है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कुछ पार्शियली एग्जेम्प्ट होती है, मिले आपको फुल भी हो जाती है, कम भी हो सकती है। मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको हाउस रेंट अलाउंस, आपको मिले 1 लाख और एग्जेम्प्ट हो सकता है आपके 70,000 हो। तो आपको क्या करना है? जो भी एग्जेम्पशन की अमाउंट है उस वाली इनकम के हेड में से माइनस कर दो। जैसे हाउस रेंट अलाउंस सैलरी में ऐड हो गया 1 लाख, आपको डिडक्शन चाहिए या आपको एग्जेम्पशन चाहिए? कंफ्यूजन मत करना बेटा, डिडक्शन एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन उस इनकम में से ही जाके लेस होता है। एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख, एग्जेम्प्ट 2 लाख, इनकम 0। हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूडेड इन किस में बेटा? सैलरी में, माइनस वहीं से करोगे आप। तो एग्जेम्पशन की खूबसूरती ये होती है कि एग्जेम्पशन हमेशा कहाँ से लेस होता है वो दिखाई देगा बच्चों, हमेशा माइनस होगा उसकी इनकम में से। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया बेटा आपका। अब अगला देखते हैं बच्चों डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन का मतलब हो गया बेटा कि जो आपके अलाउंसेस हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं बच्चा, चलिए जी, जैसे आप मान के चीजें डिडक्शन, जैसे परफेक्ट एग्जांपल है इसका हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में जो म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं आपके, व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, योर म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन आर अलाउड एज अ डिडक्शन। लेकिन वो डिडक्शन किस तरीके से मिलती है आपको? 30% करके। ये हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा डिडक्शन और एग्जेम्पशन। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। 2 पॉइंट कवर करते हैं, इसमें टोटल 12-13 स्टेप होते हैं। आज हम 5 पॉइंट कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा बेटा। चलिए फोर्थ पॉइंट इज क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है वो कहाँ टैक्सेबल होती है? वो टैक्सेबल होती है पेरेंट में, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड, अगर मैं कोई पैसे कमाता हूँ और मेरी इनकम ये टैक्सेबल है एज पर प्रोफेशन में, और मेरे पास कोई प्रॉपर्टी भी है, तो मैंने क्या करा? वो प्रॉपर्टी के रेंट को मैंने अपने मिसेस के अकाउंट में प्लस करा दिया। ऐसे नहीं कर सकते आप। क्यों? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। जिस आदमी की इनकम है उसी में जाके प्लस होगी। अगर मैं प्रोफेशन से पैसे कमाता हूँ और प्लस रेंट के पैसे कमाता हूँ, कहाँ प्लस होगा? मेरी ही इनकम में। पढ़ते हैं बच्चों, चलिए जी। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल इनकम टैक्स इज लेवीड ऑन अ स्लैब सिस्टम। और कौन सा सिस्टम है बेटा? प्रोग्रेसिव। एज द इनकम इंक्रीजेज टैक्स इंक्रीजेज। एज द इनकम इंक्रीजेज
एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज, तो सम टैक्स पेयर इन द हायर इनकम have a tendency to divert some portion of their income to spouse, minor child to minimize their tax। क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कहाँ टैक्सेबल होगा? जिसकी इनकम या जिसने वो इनकम कमाई है। लास्ट देखते हैं बेटे, लास्ट वन इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। हालांकि पूरा का पूरा आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर है, उस पर्टिकुलर हेड में हम वो चैप्टर जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझा लेंगे। सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया बेटा? सेट ऑफ दो टाइप से होता है, फर्स्ट इज कॉल्ड इंट्रा एंड सेकंड इज इंटर। इंट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है देखते हैं बेटे। चलिए, इंट्रा का मतलब हो गया कि आप लोग दो बिजनेस चला रहे थे, एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस से दूसरे बिजनेस को एडजस्ट कर दें, यानी जो लॉस हुआ है और जो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर दें। दिस इज कॉल्ड इंटर हेड। सेम हेड में आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड सेट ऑफ। सेट ऑफ, इंटर सेट ऑफ। या इंटर सेट ऑफ में क्या होगा, आपके पास कोई लेस से बिजनेस इनकम थी, ठीक है बच्चों, बिजनेस इनकम थी आपके पास 2 लाख और आपको लॉस हुआ। लॉस किस में हुआ? आपको हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट था और वो इंटरेस्ट था लेस से आपका 1 लाख। तो जो आपको यहाँ पे टैक्स देना है वो 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख पे देना है। तो अगर कोई बैलेंस बच जाता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई बिजनेस का लॉस हो गया 10 करोड़ और इस साल आपने 2 करोड़ एडजस्ट कर लिए, अगले साल आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। आई होप बच्चे ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा। ये पांचों हेड आपके समझ में आए होंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टेप नंबर 6 से हम आगे कौन कौन से हेड होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।